भाषा है कि हम डी नोवो बना रहे हैं, मतलब कोरे कागज पर नई वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई पुरानी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति नहीं। दिन रात चुनाव आयोग कहता है 2003 में एफआईआर हुआ था साहब, वो उसी वाले को दोबारा कर रहे हैं। उससे पहले 8 बार हो चुका है जी, कमाल है, 10वीं बार कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हल्ला मचा रहे हैं इसके ऊपर? ये सरासर झूठ है, क्योंकि 2002-2003 जिसका ये हवाला देते हैं, यहां पे काफी साथी हैं जिनकी उम्र इतनी तो हुई है कि 2003-4 में वोटर रहे होंगे। 2004 में कितने लोग वोटर थे, थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएं। बहुत बढ़िया, यानी कि मेजॉरिटी। वैसे अच्छी बात नहीं है, बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। पूरे देश में इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है, 51 करोड़ लोग इस वक्त इसमें इन्वॉल्व हैं। जो 12 राज्यों में एसआईआर हो रही है, वहां 51 करोड़ मतदाता है, तो ये कोई थोड़ी संख्या नहीं है। आधे से ज्यादा देश में एसआईआर हो रहा है, हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। मीडिया में कभी कभार कोई खबर आ जाती है, किसी विपक्षी नेता ने आपत्ति की, इसकी खबर आ जाती है। अचानक कोई आंकड़ा आ जाता है, तमिलनाडु में 97 लाख लोगों का नाम कट गया। 97,000 भी होता तो हम उतना ही ध्यान देते, 97 लाख पे भी हम उतना ही ध्यान देते। होता यह कि आंकड़े जब एक से ज्यादा जीरो बढ़ जाती है, जैसे हम सब लोगों के साथ होता है, 1000 रुपया समझ आता है, 50,000 समझ आता है, 5 लाख समझ आता है, 10 लाख समझ आता है। जब कोई कहता है 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 5 लाख करोड़, सब बराबर ही रखते हैं, क्योंकि वो मेरे दिमाग से ऊपर चली गई। यही एसआईआर में हो रहा है। 97 लाख लोगों का नाम कल तमिलनाडु की लिस्ट से काट दिया गया। दुनिया के अधिकांश, दुनिया के आधे से ज्यादा देश हैं जिसमें 97 लाख मतदाता नहीं है। आप यूं समझ लीजिए, एक देश को कल समुद्र में डुबा दिया। लगभग 1 करोड़ लोग केवल एक तमिलनाडु से। उत्तर प्रदेश में खबर हमें इसलिए मिलती है कि वहां का मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से बोल दिया, वो ना बोलते तो हमें खबर ही ना मिलती। बंगाल से, राजस्थान से, तमिलनाडु से, गुजरात से तो आंकड़ा मिल गया है कल। और आंकड़ा क्या है? बंगाल में 58 लाख नाम कट गए, राजस्थान में 43 लाख नाम कट गए, छोटे छोटे आंकड़े हैं। गुजरात से 74 लाख नाम कट गए, तमिलनाडु में 97 लाख कट गए। उत्तर प्रदेश में कितने कट गए हैं? अभी तो नहीं कटे हैं, क्योंकि अभी तो डेट बाकी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद आंकड़ा बोल दिया है, 393 लाख लोगों का नाम कटने की तैयारी है, जिसका मतलब है 3 करोड़, कितना है? 293 करोड़ लाख, मतलब 2 करोड़ 93 लाख, लगभग 3 करोड़ लोगों का नाम कटने की उत्तर प्रदेश में तैयारी। और अभी तो आधा देश हुआ है, आधा देश बाकी है। महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, कर्नाटका में नहीं हुआ है, उड़ीसा नहीं, तेलंगाना नहीं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल अभी कहीं नहीं हुआ है। जब तक पूरे देश में ये एसआईआर हो जाएगा, आखिर में आप देखिएगा कुल मिला के आंकड़ा कमी बेशी सब कुछ करने के बाद कम से कम 10 करोड़ लोगों का नाम कटने वाला है। 10 करोड़। ये 10 करोड़ लोग जिनका नाम कटने वाला है, अगर ये 10 करोड़ लोग एक देश बना लेना, तो दुनिया के पहले 10 लोकतंत्र में उनका नाम आ जाएगा। एक देश नहीं, दुनिया के टॉप देशों में बन जाएंगे 10 करोड़ लोग, क्योंकि दुनिया के सिर्फ 8 या 9 देश हैं जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा मतदाता। इतनी बड़ी चीज हमारी आंख के सामने हो रही है, और हम इसे ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई क्रिकेट मैच का स्कोर हो, जैसे कोई रुपया, अब 80 रुपए का, डॉलर 85 का, डॉलर 91 का, ये आंकड़ों का खेल चल रहा है। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारी आंख के सामने हमारे जीते जी ये हो क्या रहा है। दुनिया के इतिहास में आज तक कहीं भी कभी भी इतने ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा गया था। पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे घटिया हरकत इस वक्त हिंदुस्तान में हो रही है।
जब से लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, उसके बाद से वोट बढ़े हैं, घटे नहीं। दुनिया में सिर्फ एक देश में कोशिश हुई थी कि वोट देने के बाद वापस छीनने की कोशिश हुई, वो था अमेरिका 19वीं शताब्दी। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, वहां की स्लेवरी के सवाल पे जो लोग ब्लैक लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते थे, वो युद्ध में हार गए। तो उन्हें मानना पड़ा कि अब ब्लैक लोगों को हम गुलाम नहीं बना के रख सकते। गुलाम न बनाने का मतलब था उन्हें वोटिंग राइट मिलेगा, वोट तो देने नहीं देंगे इनको। तो फिर अमेरिका में 19वीं शताब्दी के दूसरे उत्तरार्ध में नए नए हर राज्य ने कानून बनाने शुरू किए। कानून ये था कि वोट देने का अधिकार तो सबको है, लेकिन आपकी इतनी शिक्षा तो कम से कम होनी चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी तो कम से कम होनी चाहिए, फला इलाके में आप 15 साल तक तो रहे हुए होने चाहिए। मतलब क्या? वो सारी चीजें जो कि ब्लैक लोगों के पास नहीं थी, उसको कंडीशन बना दिया गया मोदी ने। तो लिखा नहीं कि ब्लैक लोगों को बाहर निकालेंगे, लेकिन व्यवहार में ऐसी शर्त दीवार लगा दी जो कि ब्लैक पार नहीं कर सकते थे, व्हाइट लोग पार कर सकते थे। पूरी दुनिया के इतिहास में केवल यही एक गंदा अध्याय है जिसमें वोट का अधिकार देने के बाद इतने बड़े स्केल पे छीना गया। और ये दुख, अफसोस और शर्मिंदगी की बात है कि हम सब उस देश में जिंदा हैं आज, जहां वही गंदा अध्याय दूसरी बार पूरी दुनिया के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हो रहा है। अमेरिका में जितने वोट उन्होंने काटे, उससे ज्यादा तो परसों चेन्नई में कट गए। इतने तो वोट नहीं काटे, सिर्फ चेन्नई शहर में 15 लाख वोट काट दिए इन्होंने। ये हो रहा है इस वक्त, कोई छोटी घटना नहीं हो रही है। ये हमारे लोकतंत्र का बुनियादी स्वरूप बदला जा रहा है। इस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है वो बदला जा रहा है। और वो क्यों? क्योंकि 21वीं सदी के डिक्टेटर को ये मजबूरी है कि उसे इलेक्शन तो करवाना पड़े। 20वीं सदी के डिक्टेटर बेवकूफ हुआ करते थे। वो यूनिफॉर्म पहन के आते थे, वो कहते थे कल से मार्शल लॉ, सेंसरशिप, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। 21वीं सदी में जैसा कि हम जानते हैं, हर कोई चीज स्मार्ट हो गई है। कौन तक स्मार्ट है? सब बच्चे कितने स्मार्ट हो गए, डिक्टेटर भी स्मार्ट हो गए। तो अब डिक्टेटर कहता है कि ऐसे गंदे काम क्यों करने, सेंसरशिप लगाएं, लोगों का वोट छीने, मार्शल लॉ लगाएं। ना ना ना, आज का डिक्टेटर बड़ा अच्छा काम करते हैं। चुनाव जरूर होंगे, नियमित रूप से होंगे, क्योंकि 21वीं सदी के डिक्टेटर को यह साबित करने की जरूरत है कि जनता मेरे साथ है, इसलिए वो चुनाव जरूर करवाएगा। तो एक मजबूरी यह है कि चुनाव करवाना पड़ेगा, दूसरी मजबूरी यह है कि जीतना तो नहीं चाहिए, तो मैच भी और टीम भी मेरी जीते, दोनों चीज होनी जरूरी है। तो पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में जितने भी खेल हो रहे हैं, वो ये खेल हैं कि इलेक्शन भी हो, ये सुनिश्चित हो कि इलेक्शन होंगे, और ये भी सुनिश्चित हो कि बीजेपी जीतेगी। ये डिलिमिटेशन जो अभी होने वाला है, कोई और खेल नहीं, डिलिमिटेशन यही खेल है कि जहां जहां बीजेपी राज्य में बीजेपी को अच्छा वोट नहीं मिलता, उनकी सीटें कम कर दो। ये वन नेशन वन इलेक्शन और कुछ नहीं है, यही खेल है कि 6-8 महीने में इस देश के महामानव को बार बार लोगों की परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा में कभी कोई फेल भी हो जाते हैं, कभी सप्लीमेंट्री आ जाती है, कभी दिक्कत हो जाती है। इसलिए चुनाव का झंझट 5 साल में एक ही बार करना, एक बार मैनेज कर लेंगे, फिर क्या पता कहीं पुलवामा हो जाए, कहीं बालाकोट हो जाए, कहीं पहलगाम हो जाए, एक झटके में इलेक्शन निकल जाएंगे। और ये जो एसआईआर है, ये इसी बड़े खेल का हिस्सा है कि इस देश के जिस वर्ग में बीजेपी को वोट मिलने की आश्वासन नहीं, जहां बीजेपी को लगता है कि ये तो या तो वोट मेरे को नहीं देंगे, या ऐसे भी बहुत लोग हैं जो दे देते हैं वो, लेकिन बीजेपी को अपना नहीं समझते, उन लोगों का अगर वोट ही कम कर दिया जाए तो कितनी बड़ी बात है। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य ये है, जो मैं दूसरी भाषा में कहता हूं, इस देश में देश, काल और पात्र तीनों बदलने की कोशिश हो। डिलिमिटेशन के सहारे देश यानी कि क्षेत्रीय इक्वेशन बदलेगा, वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने काल यानी कि कैलेंडर बदलेगा, और एसआईआर के बहाने पात्र यानी कि कौन वोट देने की योग्यता रखता है और कौन नहीं रखता है वो बदलेगा। मतलब कि एसआईआर वो बिल्कुल नहीं है जो आपको हमें बताया जा रहा है। हमें क्या बताया जाता है? देखिए, वोटर लिस्ट में बड़ी खामियां थी। आप भी देखिए ना, राहुल गांधी भी कह रहा है कि इतनी प्रॉब्लम्स थी।
चलिए हम वोटर लिस्ट को साफ कर देते हैं। अब बताइए, देखो इस पे भी एतराज कर रहे हैं। दिन रात के लिए आपको सुनने को ये मिलता होगा, देखिए वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम है, वोटर लिस्ट की प्रॉब्लम को हम ठीक कर रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं, उसका संशोधन कर रहे हैं। और बताइए ऑपोजिशन इस पे भी एतराज कर रहा है। कहानी ये बिल्कुल झूठी कहानी है। मैं चाहता हूं कि हम लोग 4 बातें याद रखें कि एसआईआर क्या नहीं, और फिर एक बात याद रखें कि एसआईआर क्या है, क्या नहीं है। मैं गिना देता हूं। नंबर 1, एसआईआर वोटर लिस्ट का संशोधन नहीं। क्यों? जैसा प्रशांत भूषण ने सुबह बताया, संशोधन वो होता है जिसमें आप एक लिस्ट लेके जाते हैं, कहते हैं अच्छा ये नहीं है, पिताजी नहीं रहे, चलो क्रॉस लगा दिया। अच्छा लड़की अब 18 साल की हो गई, चलो इसका नाम लिख लेते हैं। ये संशोधन, ये संशोधन नहीं हो रहा है। कोरे कागज पर नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, जैसी 1950 में बनी, उसके बाद कभी नहीं हुआ। तो ये डी नोवो, ये है कि हम डी नोवो बना रहे हैं, मतलब कोरे कागज पर नई वोटर लिस्ट बनाई जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, ये कोई पुरानी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति नहीं। दिन रात चुनाव आयोग कहता है 2003 में एसआईआर हुआ था साहब, वो उसी बारे को दोबारा कर रहे हैं। उससे पहले 8 बार हो चुका है जी, कमाल है 10वीं बार कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हल्ला मचा रहे हैं इसके ऊपर? ये सरासर झूठ है। क्योंकि 2002-2003 जिसका ये हवाला देते हैं, यहां पे काफी साथी हैं जिनकी उम्र एटलीस्ट इतनी तो हुई है कि 2003-4 में वोटर रहे होंगे। 2004 में कितने लोग वोटर थे, थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएं। बहुत बढ़िया, यानी कि मेजॉरिटी। वैसे अच्छी बात नहीं है, बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। अब आप बताइए, आप में से किसी ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरा था? नेवर, नेवर। आज तक इस देश के इतिहास में कभी भी जो व्यक्ति वोटर लिस्ट पे है, उससे नहीं कहा गया कि अब तुम नया फॉर्म भरो, नहीं तो तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से कट जाए। कभी नहीं हुआ, हम सब पता है। इसके लिए मुझे कोई आपको नियम दिखाने की जरूरत नहीं है, हम खुद गवाह इस चीज के। जो नया वोटर बनना चाहता था उसको फॉर्म भरना पड़ता था। यदि आप यहां से बदल के कल को अहमदाबाद चले जाए, बेंगलोर चले जाए, तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। मगर अगर आप वोटर लिस्ट में हैं, उसमें रहने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही बात। तो इलेक्शन कमीशन झूठ बोलता है कि हम 2003 में जो हुआ था उसी को दोहरा रहे हैं। नहीं साहब, आप बिल्कुल नहीं दोहरा रहे। दूसरा, आप मुझे और बताइए, क्या 2003 में 4 में आपको अपनी नागरिकता का प्रमाण देना पड़ा था? किसी को देना पड़ा था? नहीं। क्योंकि इस देश का नियम है कि अगर आप एक बार नागरिक बन गए, नियम नहीं है, माफ कीजिए, संविधान में लिखा है, संविधान की धारा 10, अनुच्छेद 10 में लिखा है, एक बार आप इस देश के वोटर बन गए, नागरिक मान लिए गए, तो फिर नागरिक बने रहना आपका अधिकार है। फिर किसी कानूनी प्रक्रिया से ही आपकी नागरिकता हटाई जा सकती है, नहीं तो हटाई नहीं जा सकती। तो ये क्या हो रहा है? तो दूसरा झूठ ये है कि चुनाव आयोग कोई पहले काम किया करता था उसी को रिपीट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो। हमारे बीच अंजलि भारद्वाज है, इस बार सही नाम बोला। इन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि अच्छा, आप जो 2003 में आप कर रहे हो उसी को दोहरा रहे हो ना, तो जरा 2003 का ऑर्डर दे दीजिए। क्या जवाब देना? कुछ अपील में ना जवाब नहीं दे, कागज नहीं दिखाएंगे। ये तो मतलब करे ना करे, चुनाव आयोग कहता है कागज नहीं दिखाए। मीडिया वाले पहुंचे चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग ने स्क्रोल को बोला कि वो फाइल हो गई है हमारी 2003। फाइनली एफआईआर दर्ज करवाई। अब तो पूछना चाहिए, अच्छे सवाल है, फाइल हो गई, एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए आपको। फाइनली उस ऑर्डर को कहीं से ढूंढ के प्रशांत भूषण ने उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया और कहा कि अच्छा, चुनाव आयोग कहते हैं कि झूठा डॉक्यूमेंट दे दो। चुप चुनाव आयोग उसके बाद। और वो डॉक्यूमेंट क्या दिखाता है? वो डॉक्यूमेंट ये तो दिखाता ही है कि भाई कोई फॉर्म नहीं था उस जमाने में, ये तो दिखाता ही है कि किसी से नागरिकता की नहीं। उल्टा 2002 के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि कोई भी एन्यूमरेटर किसी भी घर में जाके उसकी नागरिकता का प्रमाण नहीं मांगेगा। ये आदेश था 2002 में, कह रहे हैं उसी को दोहरा रहे हैं। आप सोचिए कितने बड़े झूठ बोल रहे हैं। तो दूसरा झूठ,
तीसरा झूठ ये है कि ये देश में विदेशी नागरिकों को वोटर लिस्ट में जो आ गए हैं उससे निकालने की प्रक्रिया है। कहा जाता है, आज भी आप ट्विटर पे चले जाइए, मैं खुद भी अभी से आ रहा होगा ना, ट्विटर पे फेसबुक पे आ रहा होगा, नीचे आप कमेंट देख लीजिएगा, कमेंट में यही कहा जाएगा, अरे विदेशियों को निकाल रहे हैं, तुम्हें क्या एतराज है, तुम बांग्लादेशी और रोहिंग्या को चाहते हो इस देश की वोटर लिस्ट। दिन रात ये प्रोपेगेंडा चलता है। तो भाई अब तो बिहार में हो गया ना वोटर लिस्ट। पूछा हमने कि अब आप बता दीजिए बिहार में कितने आपको मिल गए रोहिंग्या और बांग्लादेशी, संख्या तो बता दो थोड़ा। चुप। पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे पूछा कि सर बता दीजिए, लाइव कॉन्फ्रेंस हो रही है, चुप, जवाब न दो। क्यों? क्योंकि कोई जवाब है ही नहीं, क्योंकि कोई मिला ही नहीं। और मिला कौन? सुबह प्रशांत भूषण ने बताया, प्रशांत भूषण जी ने कहा कि शायद 200-400 लोग विदेशी होने के नाते करते हैं। वो भी जी 150, 200, 500 का अलग अलग तरह के फिगर है, मगर असली बात रह गई उसमें, वो 150-200 भी कौन है? वो बेचारी नेपाल की हिंदू औरतें हैं। ये कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है। और बांग्लादेशी रोहिंग्या आएगा वहां पे बिहार में? नेपाल की औरतें हैं, हिंदू औरतें हैं, इधर शादी हो गई, उसके कारण उनके वोट कटे हैं। अब चूंकि हिंदू हैं तो जिक्र नहीं किया जाएगा। मुसलमान होते 4 को 10 मिल जाते तो देखिए कितना बैंड बजाते पूरे देश में। ये विदेशियों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं। और अगर आपको कोई भी मन में भ्रम बचा था तो आपने असम की कहानी सुन ली होगी। आज असम में, इस पूरे देश में अगर कहीं एक जगह विदेशियों की समस्या है जिसको सरकारी रूप से माना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में केस होता है, वो है असम। तो अगर आपको पूरे देश से वोटर लिस्ट से विदेशियों को बाहर निकालना है, आपका डर है कि बड़े विदेशी आ गए निकालो, सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे आप? असम से। और पूरे देश में एसआईआर हो रहा है, सिर्फ असम में नहीं हो रहा। पूरे देश में एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है, सिर्फ असम में नहीं भरवाया जा रहा। पूरे देश में नागरिकता की जांच हो रही है। ये राजीव भाई बैठे हैं, इनके पता नहीं पुरखों से कितने पुरखे इनके दिल्ली देहात में रह रहे हैं, इनकी जांच होगी कि तुम भारतीय हो कि नहीं हो। असम में किसी से पूछा नहीं जाएगा कि तुम भारतीय हो कि नहीं। बताइए क्या खेल है? कि बीमारी बड़ी जबरदस्त है, बीमारी इस कोने से शुरू हुई है, बाकी सब लोगों को लग सकती है, पूरे देश को कड़वी दवा पिलानी होगी, लेकिन जो एक मरीज है उसको नहीं देगा। मरीज को छोड़ के सबको दवाई दी जाएगी। कहां का दिया मैंने? मतलब विदेशी हटाने से में इनको रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं। और चौथी बात, ये वोटर लिस्ट में संशोधन करने, वोटर लिस्ट की गलतियों को ठीक करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में हमने एविडेंस पेश किया बिहार का, बिहार की पुरानी लिस्ट का नहीं, बिहार की ड्राफ्ट लिस्ट का नहीं, बिहार की वो जो फाइनल लिस्ट जिसके आधार पर वोट पड़े बिहार में, वो हमने सुप्रीम कोर्ट में दिखाई थी कि उसमें 75,000 नाम ऐसे हैं जो बोगस है। मतलब बोगस का मतलब नाम के आगे ब्लैंक, खाली नाम, सिर्फ ई की मात्रा, नाम सिर्फ म, नाम ब, ये 75,000 ऐसे नाम बिहार की लिस्ट में है। हमने दिखाया कि बिहार की लिस्ट में 5 लाख ऐसे नाम हैं जो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डुप्लीकेट हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस व्यक्ति का नाम कम से कम 2 बार, वही व्यक्ति, वही मां बाप का नाम, वही एज, सब कुछ वही, उसका नाम नहीं हटाया। चुनाव आयोग का नियम कहता है अगर एक ही मकान में 10 से ज्यादा वोटर हैं तो उसकी फिजिकल जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला संदेहास्पद है। हमने दिखाया कि बिहार में 21 लाख ऐसे मकान हैं जिनमें 3.25 करोड़ लोग रहते हैं वोट देने वाले। जांच हुई नहीं। और तो और हमने ये भी दिखाया कि बिहार की वोटर लिस्ट में नाम कन्नड़ और तमिल लिपि में लिखे हुए थे। आप विश्वास कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में दिखाया था ऐसा चीजें हमने, मतलब कि झूठ बोलता तब तक मैं अंदर हो जाता हूं। बिहार की वोटर लिस्ट में कन्नड़ और तमिल में नाम लिखे हुए नहीं बदला। तो इनको वोटर लिस्ट की सफाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं। तो क्या मामला है? ये खेल सफाई का नहीं है,
सफाया करने का खेल है, वोटर लिस्ट से लोगों का नाम हटाने, काटने, सफाया करने का खेल। तो याद रखिए दोस्तों, एसआईआर ना तो वोटर लिस्ट में संशोधन है, ना ये वोटर लिस्ट को साफ करने की योजना है, ना विदेशियों को निकालने का काम है, ना ही कोई पुरानी चीज की पुनरावृत्ति। एसआईआर इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर वोटरों की छंटनी का कार्यक्रम है। इसे आप छंटनी कह लीजिए, इसे आप वोटबंदी कह लीजिए, इसे आप डिसएनफ्रेंचाइजमेंट कह लीजिए, जिस नाम से बोल दीजिए, एक ही इसका उद्देश्य है। बिहार में 65 लाख नाम कटे, कितने नाम जुड़े हमने सुप्रीम कोर्ट में पूछा। भाई वोटर लिस्ट संशोधन कर रहे हो ना, घर आपके बीएलओ आया, ठीक है 65 लाख आपको गलत नाम मिल गए, पर कुछ तो मिले होंगे जो कि वोटर लिस्ट में होने चाहिए। 65 लाख काट दिए, कितने जोड़े आपने? 0। फिर जब हमने सुप्रीम कोर्ट में इतना हल्ला मचाया तो इन्होंने अब 12 राज्यों के अंदर ये नियम जोड़ दिया है कि नहीं आप फॉर्म 60 लेके जाइए और जोड़ेंगे। उसके आंकड़े भी मिलने शुरू हो गए। 97 लाख काट दिए। अब आप देखिएगा तमिलनाडु में कल आंकड़ा आ जाएगा कि फॉर्म 6 के अंदर कितने जुड़े हैं। मेरे ख्याल में 1 लाख भी नहीं जुड़े। हर जगह यही खेल, ये शुद्ध काटने की एक्सरसाइज है, जोड़ने से इनको कोई मतलब नहीं है। वोटर लिस्ट की छटाई करने की प्रक्रिया चल रही है। और छटाई क्यों? ताकि समाज के वो वर्ग जो जिन पे बीजेपी को भरोसा नहीं है, जिनमें से कईयों का वोट आज मिल जाता है, दलित का, आदिवासी का, ओबीसी का, ईबीसी के कई वर्गों का वोट मिलता है बीजेपी को, कईयों में तो दूसरों से ज्यादा भी मिलता है, लेकिन भरोसा नहीं, ये अपने लोग। तो निचले तबके के जितने वोट कटेंगे उतना ही फायदा है। ये खेल इस वक्त चल रहा है, इसका नाम है एसआईआर। इसलिए इस देश में हम सब जो भी लोग लोकतंत्र से स्नेह करते हैं, जिनकी लोकतंत्र में आस्था है, उन सब लोगों को आज की तारीख में इकट्ठा होकर अपनी पूरी ताकत लगा के इस एसआईआर नामक जो वोट काटने का खेल चल रहा है उसका विरोध करना चाहिए। आज की ये जो हमारी कन्वेंशन थी, ये कन्वेंशन मुख्यतः इसी उद्देश्य को लेकर थी। जब बिहार में एसआईआर हुआ, हमने ठीक इसी तरह की एक जन सुनवाई पटना में की। बिहार के बाद हमने उम्मीद की थी कि चलिए बिहार में गड़बड़ी हो गई। बिहार में मुझे ये भी लगा कि हाँ, इनको चुनाव में असर डालने की जल्दी थी, इसलिए जल्दबाजी में कई गड़बड़ियां हो। लेकिन जैसा प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने कहा कि ये जल्दबाजी गलती से नहीं हो रही, सारा खेल ही ये है कि इतना हड़बड़ी में करो कि कोई व्यक्ति सवाल पूछे इससे पहले काम खत्म हो चुका। तो ये जो गलतियां हैं, ये डिजाइन का हिस्सा है। बिहार में हुआ, बिहार में जो जो गड़बड़ी हुई, एक एक गड़बड़ी दोहराई जा रही है हर राज्य। बिहार में एसआईआर शुरू हो गया, पहले 10 दिन तक फॉर्म ही नहीं पहुंचे थे बीएलओ के पास। एग्जैक्टली वही उत्तर प्रदेश में हुआ। अब तो आप क्या सीख रहे हो? बिहार में बीएलओ पे इतना दबाव था, वहां बीएलओ की डेथ हुई, अखबारों ने रिपोर्ट नहीं किया जी। यहाँ पे बस रिपोर्ट होनी शुरू हो गई है, वास्तव में जितनी हो रही है उससे कम हमें पता लग रहा है। जो कुछ बिहार में हुआ था वो सारे खेल दोबारा यहाँ पे हो, उससे ज्यादा हुआ। बिहार में चुनाव आयोग ने जो 2 तरह की छटनी करनी थी उसमें से एक करके रुक गया। जैसा राहुल शास्त्री भाई ने सुबह बताया, एसआईआर में डबल कैंची। पहली कैंची वो है जो आपका फॉर्म जमा नहीं हुआ समय से, तो आपका नाम कट जाएगा। और कट जाएगा कि मतलब आपको नोटिस नहीं आएगा, आपको कुछ बताया नहीं जाएगा, अपने आप आपका नाम कट जाएगा, आपके सारे कानूनी अधिकार उस दिन से खत्म, वोटर लिस्ट में होने के अधिकार खत्म। और दूसरी कैंची है कि अगर आपने फॉर्म दे भी दिया तो गारंटी नहीं है कि आपका नाम वोटर लिस्ट पे आएगा, क्योंकि फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि आपके माँ बाप, आपका खानदान 2003 में कहां था। यानी कि आपको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, और जो साबित नहीं कर पाएंगे उन पे कैंची चलेगी। और जैसा सुबह हमने देखा, 6.5 करोड़ लोग पहली कैंची की चपेट में आ चुके हैं। 6.5 करोड़, इसमें बिहार के 45 लाख जोड़ दीजिए तो 7 करोड़ का हिसाब तो ऑलरेडी हो चुका है। और इसके अलावा जो दूसरी कैंची जो बिहार में नहीं चली, बिहार में 65 लाख पहले काट दिए, इलेक्शन कमीशन डर गया खुद अपने काम से, और सुप्रीम कोर्ट में था
तो इलेक्शन कमीशन ने फोन कर करके कहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का सारा काम आजकल फोन पे चलता है, लेकिन कुछ नहीं करते, टोटल ओरल ऑर्डर से चल रहा है पूरा काम। इलेक्शन कमीशन ने फोन करके लोगों को बोला भैया और मत काटना, सब बीएलओ को बोल दिया कि नहीं अब लोगों के कागज वागज मत देखो और कटाई करना बंद करो, तो नहीं कटे। पहले राउंड में 65 लाख कटे, दूसरे में सिर्फ 3.5 लाख कटे, क्योंकि आदेश था कि और नहीं काटे। पर यूपी में ऐसा आदेश आएगा नहीं, यूपी में आदेश ये आएगा कि शुरू के जो 3 करोड़ है इनको तो घटाओ भाई, हमारे अपने वोटर के कट रहे हैं, ध्यान रखो ना। तो 3 करोड़ जो 2 करोड़ 90 लाख है, आप देखना है घट के कोई 1.5 करोड़ के करीब आ जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं कि भाई हमारे वोट कट रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, हमारे इलाज हमारी वोट काट रहे हैं। लेकिन दूसरी कैंची ठीक से चलेगी उत्तर प्रदेश, जब आपसे कहा जाएगा कि आपका नागरिकता साबित है, और वो बहुत बड़ा हो सकता है। उसके दायरे में भी जैसा हमने सुबह देखा, कम से कम 6 करोड़ लोग दूसरी कैंची के दायरे में भी, तो कुल मिला के 11.5-12 करोड़ लोगों के सर पे तलवार इस वक्त लटकी हुई है। और अभी तो 40% देश बाकी है, 45 लाख तक आधा करोड़ कट चुका है, 12 करोड़ पे तलवार लटकी हुई है और आधा देश तो बाकी है। वो क्या बात है? तो मेरे साथियों, आज का जो प्रस्ताव है ये इन बातों को एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में रखता है। प्रस्ताव ये है कि हम सब इस देश के जन आंदोलनों के जो लोग हैं वो मिलकर एसआईआर को खारिज करते हैं। हम मांग करते हैं, आखिर में मांगे लिखी हैं, हम मांग करते हैं कि कोई भी व्यक्ति का वोट, पहली बात तो कि हम मांग करते हैं कि जिन जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से इस आधार पे काटा गया है कि उनका एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आया, सब नाम वापस वोटर लिस्ट में जोड़ दिया। किसी प्रोसेस के बगैर किसी का नाम डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि नियम था, इस देश का नियम है कि वोटर लिस्ट में नाम कटने से पहले आपको नोटिस मिलेगा, आपकी सुनवाई होगी, आपको ऑर्डर मिलेगा, उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। इसके बिना किसी एक भी व्यक्ति का नाम नहीं कटना चाहिए, पहली मांग है। दूसरी मांग है कि वोटर लिस्ट को सिटीजनशिप के सवाल से डीलिंक कर दिया जाए। यहां मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वोटर बनने के लिए आपको सिटीजन होना अनिवार्य है, बिल्कुल ये संविधान में लिखा हुआ है। और हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति नागरिक ना हो तो उसको आप वोटिंग राइट दे दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। लेकिन नागरिक है या नहीं, इसका फैसला करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं। ये फैसला भारत सरकार करेगी, ये फैसला अमित शाह के मंत्रालय को काम करना चाहिए। अपना काम इलेक्शन कमीशन के पीछे, इलेक्शन कमीशन को सामने करके अपना काम बंद करवाए। और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि ये काम नहीं है इलेक्शन कमीशन का। आज सुबह से हमने कितनी जगह पे सुना, किसी का घर डिमोलिश हो गया, आपका घर इलीगल जगह पे था, आप ये गड़बड़ी कर रहे थे, आप वो गड़बड़ी कर रहे थे, बिल्कुल सब गड़बड़ियों की सारी सजा दीजिए। लेकिन इस देश में वोट देने का अधिकार इससे बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ। आप सड़क पे सोते हैं, आपको वोट देने का अधिकार है। आपको अपने माँ बाप का नाम नहीं पता, आपको वोट देने का अधिकार है। आप इलीगल तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, आपको वोट देने का अधिकार है। जरूर आपको बाकी सजा मिलेगी सरकारी जमीन पर करने का, आपने जो कुछ गड़बड़ियां की हैं, आपने टैक्स का फ्रॉड किया है। इस देश में इन दो चीजों को कभी नहीं जोड़ा है। वोट देने का अधिकार तो सबको है भाई, बाकी जो गड़बड़ी कर रहे हैं उसका कानून तुम्हारा अलग से हिसाब करेगा। पहली बार दोनों को जोड़ा जा रहा है कि आपका मकान डिमोलिश हुआ था, आपको वोट देने का अधिकार नहीं, कहां लिखा है? इनफैक्ट पिछले 75 साल से इस देश में बार बार चुनाव आयोग ने कहा है जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास कोई कागजात नहीं है, वोट देने का अधिकार उसको देना पड़ेगा। तो दूसरी हमारी मांग है, सिटीजनशिप का फैसला चुनाव आयोग नहीं करेगा, ये काम केंद्र की सरकार का है। सरकार जब कह दे कि फला व्यक्ति नागरिक नहीं है तो चुनाव आयोग बिल्कुल काटा लगा दे उसके नाम के सामने, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं। तीसरी मांग हमारी है कि जो इस देश का पुराना कानून था कि जो व्यक्ति वोटर लिस्ट पे है उसको अपनी नागरिकता दोबारा साबित नहीं करनी पड़ेगी, वो नागरिक माना जाएगा। और अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जो कि हर नए वोटर से मांगे जा रहे हैं, पिछले 20 साल से मांगे जा रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं। आप डॉक्यूमेंट वो मांगिए जो लोगों के पास हो। जो डॉक्यूमेंट आप जानते हैं कि लोगों के पास नहीं है, वो कैसे मांग सकते हो आप लोगों से?
ये तो बिल्कुल वही अमेरिका वाला मामला हो गया कि मैंने पहले तय किया कि इसके पास क्या डॉक्यूमेंट नहीं होगा और फिर वही कंडीशन लगाया ताकि ये कमरे में ना घुस पाए। ये तो आप नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते हो इस देश में 75 साल से लोगों को जो डॉक्यूमेंट आपने दिए नहीं, मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो मैं मानूंगा नहीं, जो नहीं है वो मैं मांगूंगा, ये कैसे दिया जा सकता है? तो ये 3 हम मांग कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम आह्वान कर रहे हैं इस देश के तमाम संस्थाओं से, तमाम संवैधानिक संस्थाओं से, जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, उनसे आह्वान कर रहे हैं कि वो अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करें न्यूट्रल तरीके से, ईमानदारी से। हम आह्वान कर रहे हैं तमाम पार्टियों से, उन तमाम पार्टियों से जिन्हें इस देश के संविधान में आस्था है, कि सब लोग मिलकर इसका विरोध करें। ये सवाल इस वक्त एक दूसरे से उलझने का नहीं है, कम से कम ये एक सवाल है जिसपे इस देश के तमाम उन पार्टियों को जो संविधान के पक्ष में खड़े उनको एक होना चाहिए। हम आह्वान कर रहे हैं इस देश के तमाम जन आंदोलनों से, जन संगठनों से कि हम सब लोग मिलकर इस संघर्ष को लड़ें, क्योंकि एसआईआर का विरोध करना इस देश की आजादी के आंदोलन का जो एक हमें हासिल हुआ था, और कुछ मिला या ना मिला, वोट देने का अधिकार हर व्यक्ति को मिला। आज वोट चुना जा रहा है, वो उसके विरुद्ध संघर्ष करेंगे, हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो मिलके हम कहें लड़ेंगे जीतेंगे, तो मैं अपनी बात उसके बाद समाप्त करूंगा और फिर अजीत भाई टेक ओवर करेंगे। और ये सत्र है जिसमें हमारे तमाम साथी जो आए हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। सुबह तो सिर्फ टेस्टमनी थी, अब कई साथी हमारे बीच में जिनकी बात भी हम सुनना चाहेंगे, तो उन्हें बुलाएंगे। पर मिलकर एक बार हम नारा लगाएंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे।